फूस की छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। लेकिन आपके दिल से, आपके अंतरात्मा से दलितों का जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो आपके बाहर नहीं निकला। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी, द्रौपदी मुर्मू जी भी ना मंदिर में मतलब गई थी, जिनको गर्भ गुफा में नहीं घुसने दिया गया। आप कहते हैं कि मैं दलितों का सम्मान करता हूं। ये कैसा सम्मान है महोदय? ये कैसा सम्मान है महोदय ये दलितों के लिए? जो दलित पिछड़े, अति पिछड़े की जो हिस्सेदारी है महोदय, लगभग 35.4% है। यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें हमारी आबादी, ओबीसी, एससी, एसटी का आबादी 85% है, और 85% वालों को हिस्सेदारी जो मिला है 35.4% मिला है महोदय। लेकिन उस आरक्षण को रोकने वाले जो लोग हैं, वो लोग कौन हैं? जिनके गोद में जाकर आज मुख्यमंत्री जी बैठे हुए। जलते घर को देखने वाले, फूस की छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। महोदय, जो भी पिछड़े अति पिछड़ा के लोग हैं, जहां लोग अपना कार्य करते हैं, जैसे रसोईया हो गए, आशा के लोग हो गए, आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका हो गए, इसमें 99% लोग पिछड़े और अति पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। आप इनकी स्थिति देख लीजिए कि जो सरकार है, बिहार सरकार के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कितना मानदेय देने का काम किया है। मैं आपसे इस पर भी, मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से कि रसोईया, आशा, सेविका, सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जाए महोदय। महोदय, कल मैं सदन में बैठा था, इसी जगह भाजपा के माननीय विधायक जी का दलितों के समान में छलक रहा था उनके यहाँ। क्या विषय पर बोलिए ना महोदय, विषय पर ही आ रहा बोलिए। कल कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलितों के समान में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कहा गया कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाने का काम किया गया। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन महोदय, जो इस देश की व्यवस्था है, आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन आपके दिल से, आपके अंतरात्मा से दलितों का जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो आपके बाहर नहीं निकला। आपने देखा पुरी के मंदिर में राष्ट्रपति अपने परिवार सहित गए थे। कहाँ यहाँ राम मंदिर और पुरी का मंदिर हो रहा है? वहां गए थे। अरे उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपमानित करने का काम किया महोदय। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित का सम्मान करता है। महोदय,
द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ना मंदिर में मतलब गई थी, जिनको गर्भ गुफा में नहीं घुसने दिया गया। आप कहते हैं कि मैं दलितों का सम्मान करता हूं। ये कैसा सम्मान है महोदय? ये कैसा सम्मान है महोदय ये दलितों के लिए? अरे बजट पे बोलिए महोदय, विषय पे महोदय ये सम्मान कैसा है? वो कल भी भाजपा के लोगों के द्वारा जो बात कहा देख गया, लेंगे कोई जो विषय मैं उसी पर बोल रहा हूं, देख लेंगे। और एक कैसा दलित समान है भाई। यहाँ से दलित का समान का बात निकले और जहाँ समान देना हो वहाँ अपमानित करने का काम करे। एक कैसा दलित समान है? इसके अलावा हमारे राज्य में पिछड़े दलित और ओबीसी लोगों का, अति पिछड़े लोगों का जो स्थिति है महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना करवाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया। लेकिन जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक करने के बाद भी महोदय, जो आंकड़ा पिछड़े, अति पिछड़े और दलित का जो आया है, उनके आंकड़ा के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा महोदय। लेकिन मैं देखता हूं पूरे शासन प्रशासन में, पूरे सचिवालय में जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की जो हिस्सेदारी है महोदय, लगभग 35.4% है। यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें हमारी आबादी, ओबीसी, एससी, एसटी का आबादी 85% है और 85% वालों को हिस्सेदारी जो मिला है 35.4% मिला है महोदय। और जिनकी आबादी 15% है, 15% वालों को महोदय 64.6% का हिस्सेदारी शासन प्रशासन और सचिवालय में हर जिला में मिला है। अब आप समझिए महोदय, जब तक ओबीसी, एससी, एसटी के लोग शासन प्रशासन में नहीं बैठेंगे तब तक उन लोगों को हक हिस्सा का अधिकार कहां मिलेगा महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नगर निकाय का चुनाव करवाया उसमें आरक्षण तो दिए, लेकिन महोदय जो नगर निकाय के चुनाव में जो आरक्षण मिला, जो आरक्षण के तहत चुनाव हुआ, उस आरक्षण को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले कौन है महोदय? और आज कहते हैं कि सबका मैं सबको हिस्सेदारी में देता हूं। एक आरक्षण बर्दाश्त नहीं हो पाया महोदय। फतेह बहादुर जी, एक मिनट। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री बनने के पहले आरक्षण ही नहीं था कल पद पे स्थानीय निकाय में, ये ध्यान में है ना आपको? महोदय आरक्षण तो मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन उस आरक्षण को रोकने वाले जो लोग हैं वो लोग कौन हैं? जिनके गोद में जाकर आज मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, उनके गोद में जाकर बैठे हुए हैं, कहां रुका? जो उनके आरक्षण को मतलब रोकने वाले लोग थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। महोदय, आपने नगर निकाय में
मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण तो दिया, नगर निकाय में पंचायती राज में जो है पिछड़े, अति पिछड़े दलित के लोग जीत कर भी आए, मुखिया बने, प्रमुख बने, जिला पार्षद अध्यक्ष बने, नगर निकाय का चेयरमैन बने, मेयर बने। लेकिन जो भी आरक्षण से लोग जीत कर आए हैं महोदय, वो उन वर्ग के लोगों को जो प्रावधान किया गया है वो अधिकार न दे पाए, उसके लिए ऊपर से वैसे एक पदाधिकारी बैठा दिया गया है उनके सर के ऊपर। जिस प्रकार विधानसभा में आप मंत्री तो बनाते हैं दलित समाज का, पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का, लेकिन उनके ऊपर जो है ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं कि आप कोई काम न कर सके, आप कोई काम न कर सके महोदय। ऐसा ही स्थिति पूरे राज्य में है, पूरे राज्य के हर प्रखंड में, हर जिला में वैसे ही पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है महोदय। इतना ही नहीं महोदय, कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। नगर परिषद में या नगर निकाय में महोदय आप जांच करवा लीजिए, पूरी तरह भ्रष्टाचार है। आपके पदाधिकारियों को द्वारा संवेदकों से महोदय 25% कमीशन लिया जा रहा है महोदय। इसका जांच करवाइए महोदय। और 25% कमीशन कहां जा रहा है? और पदाधिकारियों से बात करने पर वो कहते हैं हम लोग माननीय क्या कर सकते हैं, ऊपर तक देना पड़ता है। ये कौन है ऊपर वाले महोदय? ये कौन है ऊपर वाले? और सारे माननीय सदस्य अवगत है इससे महोदय, ऊपर तक देना पड़ता है। वाह रे ऊपर वाले हैं कौन? कब बात किए थे अधिकारी से? 20 दिन पहले कि 1 महीना पहले? मैं अभी बात किया था महोदय, 2 दिन पहले। बोलिए 2 दिन पहले बात किया था महोदय। जारी रखिए अपनी बात। अभी जो है मैं आ रहा हूँ। आप ही के लिए बोल रहा हूँ भाई, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। फतेह बहादुर जी बोलिए, अपनी बात कहिए। महोदय पूरी देश की स्थिति है, पूरे देश में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री है और बिहार में ओबीसी का मुख्यमंत्री है। ये विषय नहीं है, विषय पे आइए ना। मैं ओबीसी पर ही बोलिएगा तो क्या फायदा? मैं ओबीसी पर ही बोल रहा हूँ। समय आपको दिया लेकिन महोदय ओबीसी तो कहा जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो ओबीसी बनकर केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा सदन के सदस्य नहीं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में महोदय। नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं जाएगी। इसी सदन से बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री के लिए बात कर बोल रहे थे महोदय, हम लोग चुपचाप सुन रहे थे महोदय। बजट पे बोलिए महोदय, अगर प्रधानमंत्री जी, मैं ओबीसी के अधिकार का ही बात कर रहा हूं महोदय, ये विषय नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी ओबीसी है तो मंडल आयोग का रिपोर्ट जिसमें 2 सिफारिश लागू हुआ है, 38 सिफारिश बाकी है महोदय, मंडल आयोग का 38 सिफारिश लागू कर दो। अगर ओबीसी है तो मंडल आयोग का 38 सिफारिश लागू कर दे। और एक बात और है महोदय, वो जब बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। विषय पे आइए ना। और जब मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, जब 90 में हमें मंडल आयोग के तहत जब आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के विरोध में जो कमंडल चला था, उस कमंडल का महोदय संयोजक कौन था? उस कमंडल का संयोजक नरेंद्र मोदी थे महोदय। अगर ओबीसी के आरक्षण का विरोध में कोई बात आपकी नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में, आरक्षण के विरोध में जब कमंडल लेकर वहां से चलते हैं,
जब आरक्षण के विरोध में जब कमंडल लेकर चलते हैं और ओबीसी के आरक्षण का विरोध करते हैं तो देश का ओबीसी कैसे मान ले महोदय कि ओबीसी है? जनता को तय करने दीजिए कौन किसको मानता है। महोदय उतना आप ही मानिए, नहीं, हमारी जनता तय उतना ही करेगी ना नहीं, कि आप तय करेंगे? आपने लेटरल बजट पे बोलिए। आपने लेटरल एंट्री लाया है महोदय। लेटरल एंट्री में जितने भी आपने संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है महोदय, मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें ओबीसी एससी एसटी का कितनी हिस्सेदारी है जो लेटरल एंट्री के द्वारा संयुक्त सचिव बनाने का काम किया गया है? एक भी नहीं महोदय। और आप कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं मुद्दे संविधान का ही बात कर रहा हूं। बाबा साहब ने क्या कहा था महोदय? पार्टी ने आपको आधा घंटा दिया बजट पे, लेकिन आप मिटा बजट नहीं पे कुछ सकता भी नहीं बोल रहे है। हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? तो आपकी पार्टी क्या समझ रही है मुझे मालूम नहीं। जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा उस दिन भारत को कोई महान बनने से रोक नहीं सकता। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।